सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट देख लिया है सारे के सारे अतले उत्तरी प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितने सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, सारे विषयों की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। प्रोजेक्टर क्या है? इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर हम सभी को पता है कि जो छोटे चित्र होते हैं उनको एक पर्दे पर करके फिर वो बड़े रूप में बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? तो मुख्य अध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे के माता पिता है, जो अभिभावक है, उनसे वो जुड़ करके रहें और एक तरीके से एक ऐसा व्यवहार बनाए, मधुर संबंध बनाए, जिससे कि कोई भी समस्या हो तो जो गार्जियन है, जो बच्चों के, वो उनसे आकर के बता पाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, शिक्षकों को बच्चों की जो कमियां होती हैं, बच्चे जो शरारतें करते हैं, कोई भी चीज है, वो अच्छाई बुराई सब टीचर्स को पता चल जाती है तरीके से बच्चों के माता पिता के द्वारा, और इससे वो तरीके से हेल्प ही होता है, शिक्षकों का ही हेल्प होता है, वो और अच्छा करने का प्रयास करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। मीना मंच क्या है? तो मीना मंच, सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मीना मंच में 12 कैसेट होती है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, और इसमें एक मीना नाम की बालिका है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा जो ये 12 कैसेट है वो बने हुए हैं। किस तरह से मीना को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें आप देखते हो कि जो मीना होती है उसके छोटे भाई बहन होते हैं, तो वो एक तरीके से स्कूल उनकी देखभाल करती है। उसके माता पिता खेतों में चले जाते हैं या मजदूरी करने चले जाते हैं, काम करने, तो वो पढ़ नहीं पाती है, तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। फिर उसके बाद आंगनवाड़ी की स्थापना होती है। तब आंगनवाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से कम के हैं, वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे और 6 साल से ऊपर के बच्चे प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल में जाएंगे। तो इस तरीके से मीना के जो भाई बहन होते हैं छोटे, वो एक तरीके से आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं और वो बच्ची जो है वो अपने स्कूल में जा पाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी की पूरी कैसेट बनाई गई है, जिसमें एक तरीके से बालिकाओं की शिक्षा को ही फोकस किया गया है कि बालिकाओं की शिक्षा भी बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 79 है। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण होता क्या? तो पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि, यानी कि सुपर प्लस विजन को, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। इसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से जो पर्यवेक्षण होता है, इसमें जैसे अभी फिलहाल अभी जो है, जो शिक्षक संकुल है वो तो होते ही हैं, लेकिन अब एआरपीज के पद भी आ गए हैं, तो एआरपीज लोग ही ये काम करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। स्कूल में आते हैं, जैसे कि निपुण लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो निपुण लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त हो पा रहा है, कितने बच्चे निपुण हो पा रहे हैं, विद्यालय में जो सप्ताह 25 सप्ताह की कार्य योजना होती है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें वो देखने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के द्वारा भी प्राप्त होता है। कि जैसे कि विद्यालय में बहुत सारे जो आसपास के सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या ऐसे ग्राम प्रधान हुए, ऐसे लोग भी बहुत सारी चीजें दान कर देते हैं विद्यालय में। केवल पैसे ही नहीं, बल्कि बहुत लोग सीट्स दे देते हैं, बहुत लोग पंखे लगवा देते हैं विद्यालय में, बहुत लोग नल लगवा देते हैं, तो ये भी एक तरीके से अनुदान ही हुआ विद्यालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन करिए। तो ये जिले का बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। जिले के समस्त प्राइमरी स्कूल जो होते हैं
उनके प्रबंधन की जो व्यवस्था है का उत्तरदायित्व है वो विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के ऊपर ही होता है कि सारे स्कूलों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो, सारे विद्यालयों में शिक्षकों को सारी सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही हैं, सारे बच्चों को एमडीएम मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें एक तरीके से जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि इस जिले के जितने भी स्कूल हैं सभी में जो काम है वो सही से हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंजिका होती है स्कूल की, एमडीएम पंजिका। इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या लिखी होती है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं और उस दिन छात्रों की संख्या यानी कि कितने बच्चों ने खाना खाया है। ठीक है, विद्यालय में कितनी संख्या है और उस दिन कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चों ने खाना खाया। तो जनरली होता क्या, जितने बच्चे आते हैं लगभग उतने बच्चे खाना भी खाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग सभी खाना खाते हैं। तो मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में हर दिन खाना जो है वो अलग अलग बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है। तो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित हो रहती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। यानी कि प्रत्येक बच्चे के ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं ये पता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स जोड़ करके फिर उनको उसी के अकॉर्डिंग एमडीएम का उनको पैसा मिलता है 2-3 महीने पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है। तो अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। तो दोस्तों जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है या विद्यालय का प्रबंधन होता है उसमें अभिभावकों का भी उतना ही रोल होता है, क्योंकि अभिभावक ही एक तरीके से जिम्मेदार होता है कि उनके बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो अभिभावक जागरूक होते हैं, आप सभी की टीचिंग लगी हुई है प्राइमरी स्कूलों में, आप खुद ये चीज देखते होंगे, जिन बच्चों के अभिभावक जागरूक है वो बच्चे रोज विद्यालय आते हैं, और जिनके अभिभावक जागरूक नहीं है वो अपने बच्चों से काम करवाने लगते हैं, उनको खेतों में ले जाते हैं, वो बराबर उनको स्कूल भी नहीं भेजते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिभावकों की। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 अप्रैल 1961 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो 2004 में स्कूल चले हम एक ऐसे स्लोगन आता था, वो पूरा का पूरा गाना बजता था उसमें, और ये एक तरीके से दूरदर्शन पर ये प्रचार आता था। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1964-1966 में जो बना था की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन एवं शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो भी शिक्षण सामग्री होती है उसको टीवी तक पहुंचाना, उसको रेडियो पर प्रसारित करवाना, ये सब काम इनके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, न्यूपा के उद्देश्य बताइए। तो न्यूपा के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला यही है कि राज्य सरकारों और शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र तैयार कर उनका प्रकाशन करना। इसके बाद है विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान करना। इसके बाद है देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं और संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 90, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1972 में हुई, और ये बार बार पूछता भी एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश एससीईआरटी की स्थापना कब हुई। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई और उसके 20 साल बाद 1981 में एससीईआरटी की स्थापना लखनऊ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों को बताइए। राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो देखिए,
राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध करना। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य करना। तीसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 93 है राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 94 है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला है प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन व परामर्श देना। दूसरा है विज्ञान एवं गणित शिक्षा को उन्नतिशील बनाने हेतु शोध कार्य कराना। क्वेश्चन नंबर 95 है राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो राज्य हिंदी शब्द आप देखते ही समझ जाइएगा कि इसका कार्यालय कहाँ पर है, बनारस या वाराणसी में है, बार बार पूछता है। और ये SCERT के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ये SCERT का अनुषंगिक संस्थान है जो कि बनारस यानी कि वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 96 है राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 97 है राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला है हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन अनुश्रवण व समीक्षा का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 98 है मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 99 है ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य बताइए। तो पहला है विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन। दूसरा है विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि और मूल्यांकन होता है। इसके बाद बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं BRC पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। दोस्तों अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे कॉल करके, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक हमारे मिल जाएगी, उस पर भी जा करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। NPRC का क्या मतलब है? तो NPRC का अर्थ है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, जो कि BRC के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 101 है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय CTE के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था। दूसरा है नवाचार संबंधी प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 102 है CMAT का पूर्ण रूप क्या है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 103 है राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए इलाहाबाद और रामपुर में शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 104 है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। क्वेश्चन नंबर 105 है विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुख्य अध्यापक का कक्ष, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास, यानी कि ये सभी जगहें आती हैं। इसके अलावा और भी जितनी जगहें बचती हैं वो सभी जगहें आती हैं, क्योंकि विद्यालय की पूरी बिल्डिंग ही भौतिक संसाधन होती है। क्वेश्चन नंबर 106 है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो शिक्षक, बालक, समुदाय, यही होते हैं। प्रधानाध्यापक भी आप लिख सकते हो, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए 2016, 2020, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है लर्निंग कॉर्नर। तो लर्निंग कॉर्नर का मतलब सीखने का कोना, जहां पर रह करके बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है। वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री व्यवस्थित और क्रमानुसार रखी जाती है, चाहे वो बच्चों को पढ़ने वाली किताबें हो, चाहे टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या और नाम बताइए। तो कक्षा 2 में अब NCERT की किताबें चल रही हैं, तो 3 किताबें हो गई हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी अब नहीं रह गया है। तो पहली है सारंगी, पहली क्या है? सारंगी। हिंदी की किताब है सारंगी 2। उसके बाद इंग्लिश की किताब है मृदंग, मृदंग है, ठीक है, मृदंग 2। फिर आनंदमय गणित, आनंदमय गणित, ये हो गई
2, सबके आगे 2 लगेगा। ठीक है, सारंगी, मृदंग और आनंदमय गणित, यही 3 किताबें लग रही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। छोटे बच्चों की किताबें हैं, तो छोटे बच्चों की किताबों में उनका मानसिक स्तर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस मानसिक स्तर के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और क्या जो किताब हम छापने जा रहे हैं, जो उसमें मटेरियल हम लिख रहे हैं, क्या वो बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो 2 समय सारणी होती है, पहली होती है कक्षा अनुसार, दूसरी होती है अध्यापक अनुसार। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये बार बार पूछा है कि सामान्य विद्यालय में कम से कम कितनी समय सारणी होनी चाहिए। तो कम से कम 2 समय सारणी होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने आपके पवन सीरीज में भी 2 लगवाया है और राजन सीरीज में भी 2 लगवाया है। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 111 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 112 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 113 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है और बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी आती है। जैसे कि क्रिकेट मैच अगर होता है तो आप देख लो कितना ज्यादा वो होता है, इंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले अध्यापकों का उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, व्यवहार पत्र व्यवहार रजिस्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2016 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 115 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कैश बुक, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील आदि। क्वेश्चन नंबर 116 है, बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं पहले। जैसे ये देखिए, ये हमारा कोई जिला है। ठीक है, ये जिले में मान लीजिए 10 ब्लॉक है, ये 10 ब्लॉक में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे बस्ती है तो इसमें बस्ती सदर ब्लॉक है, ये साहू घाट है, ये रुधौली है, ये कप्तानगंज है, मान लीजिए ये रामनगर है, ये विक्रम जोत है। ठीक है, ये मान लीजिए बहादुरपुर है, अलग अलग ब्लॉक हैं। अब इन ब्लॉकों में एक एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है सभी में। ये ब्लॉक स्तर पर एक खंड शिक्षा अधिकारी, या जिसको हम एसडीआई बोलते हैं, बीईओ बोलते हैं, बीईओ भी बोलते हैं, ये सभी इसी कार्यालय में जाकर अपने बैठते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक को भी अलग अलग न्याय पंचायत में बांटा गया। जैसे ये सारे स्कूल इनके अंदर होते हैं, उसी किसी ना किसी स्कूल इन्होंने क्या किया है, ब्लॉक को भी 4 से 6 या 10 न्याय पंचायतों में बांट दिया है। और उन्हीं न्याय पंचायतों में से कोई एक स्कूल होगा जिसमें उन्होंने किसी एक टीचर को या किसी प्रधानाध्यापक को शिक्षक संकुल बना दिया होगा, और उस न्याय पंचायत में कोई मीटिंग अगर कुछ भी होती है तो उसी स्कूल पर होती है। तो बस यही होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीआरसी है वो ब्लॉक स्तर पर, जो एनपीआरसी है वो न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक जिला होता है उसमें कई सारे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कई सारे ब्लॉक में अलग अलग स्कूल होते हैं और उन स्कूलों को भी अलग अलग न्याय पंचायतों में डिवाइड किया होता है। तो इस तरीके से जो बीआरसी होता है वो ब्लॉक स्तर पर काम करता है और जो एनपीआरसी होता है वो न्याय पंचायत स्तर पर काम करता है। 2016 में ही प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 117 पूछा हुआ, 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है कि सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट करिए। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय से आते हों, सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 118 है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ये बार बार पूछता है, याद कर लीजिए, लखनऊ में है। इसके बाद 2017 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 119, प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही क्या है? प्रबंधन है। क्वेश्चन नंबर 120 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है: श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां, ग्राफ,
विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 121 है, मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक बताइए। 2017-2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विद्यालयों में मानवीय संसाधन या मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है छात्र, चौथा है समुदाय या ग्राम शिक्षा समिति। इसके अलावा शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ ये भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? 2017 में पूछा गया है। तो देखिए, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, जैसे कि पंखे खराब हो गए हैं विद्यालय के या सीट खराब हो गई हैं तो इन सीट्स को सही कराना, पंखों को सही कराना, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि को खरीदने में उनको व्यय करना, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, जैसे कि स्कूल के लिए रजिस्टर खरीदना है, पेन खरीदना है, ये सब चीजें, पुस्तकालय हेतु किताबें खरीदने, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे खरीदने हो अगर, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु हमें अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो छोटे बच्चों की जो किताबें हैं वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि वो रंग बिरंगी होनी चाहिए, तो चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। दूसरा है पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट और बोलचाल की भाषा में हो, उनके आम बोलचाल की भाषा में हो जो बच्चे समझ भी पाए। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो, यानी कि बच्चे खुद ही बहुत सारी चीजें देख करके सीख पाए। बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन का भी अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल और रोचक हो। इन सभी बातों का हमें ख्याल रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है। प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डायट मेंटर सेंटर के कार्यों को बताइए। तो डायट मेंटर कौन होते हैं? ध्यान से देखिएगा, 2017 और 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कौन? डायट मेंटर। तो विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान हेतु उपाय भी करते हैं। यानी कि स्कूल में जाते हैं, वहां जो टीचर्स को कठिनाइयां आ रही हैं, जो उन्हें लग रहा है उसको वो दूर करने का प्रयास भी करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। विद्यालय के प्रांगण को आकर्षक, कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में भी सक्रिय योगदान देते हैं। तो ये सब डाइट मेंटर के कार्य होते हैं। एक तरीके से स्कूलों का, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी पर्यवेक्षण का ही काम करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से जो भी दिक्कतें आती हैं उनका हल भी ढूंढ करके हमें बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं। एनपीआरसी के प्रमुख 3 काम बताइए। तो एनपीआरसी न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो प्रत्येक बालक को खेल कूद का अवसर दिया जाए, ये पहला सिद्धांत है, 2017 में पूछा हुआ है। फिर खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना, कि बार बार एक ही बच्चा जो पार्टिसिपेट कर रहा है या 4 ही बच्चे हैं वही बार बार हर साल ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है, तो ये सही नहीं होता है। ठीक है, सारे बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, जो भी खेल में नियम हो उनका पालन करना। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना चाहिए, वरना बच्चे आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और मार्गदर्शन भी करना चाहिए। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 129 है, लोच का सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधन साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। यानी कि कोई भी रूल, नियम, कानून कुछ भी बन रहा है बच्चों के लिए, तो वो बच्चों के फायदे के लिए हो और हम जब चाहें तो उन रूल्स को चेंज भी कर पाए। ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 130 है, साला कैलेंडर यानी कि जो स्कूल का कैलेंडर होता है उससे क्या अभिप्राय है? तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय में जो अवकाश होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, मासिक सत्र और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर भी होता है, कब कौन सी परीक्षाएं होंगी, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां भी इसमें तय कर ली जाती हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। तो वाचनालय का स्थान शांत, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। इसके अलावा वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यही चीज लागू होती है क्लासरूम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 132 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो प्रमुख उद्देश्यों में देखिए, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये सब चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। तो शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया गया है जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा होना चाहिए तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। इसके बाद 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 136 भी, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एकरूपता की भावना, दूसरा है नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित करें, दूसरा है कि समूह के सदस्यों की संतुष्टि, नेता जिस भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। खेल के मैदान हेतु चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार भी लगाने चाहिए। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये भी दीवारों और मुख्य भवन पर सफेदी की हुई होनी चाहिए। मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हों। क्वेश्चन नंबर 138 है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा है किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा। तीसरा उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 भी, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों और शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक उपकरणों में श्यामपट्ट है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, ग्राफ है। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से ज्ञान अधिक स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, एनसीटी का पूरा नाम क्या है। तो हम सभी को पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 141 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। या मानवीय संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है। 2019 में, 2020 में, 2021 में लगातार 3 साल ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही किया
जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा जो प्रश्न पूछ रहा था कि विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्रधानाध्यापक की तो होती है, लेकिन शिक्षक और छात्रों की भी होती है। लेकिन अगर एग्जाम में उपयुक्त सभी नहीं दिया है तो हम केवल प्रधानाध्यापक को ही लगाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको समझा चुकी हूं मैं। विद्यालयों में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित हैं, तो प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, ये सब चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। 2019 और 2020 में पूछा गया है। तो देखिए, विद्यालय में गांव के सभी बच्चे प्रवेश लें, ये पहला तो यही हो गया। दूसरा है विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध। दोस्तों यहाँ पर होगा कि विद्यालय में पूरे टाइम तक बच्चे रहें, ठीक है, यानी कि गांव के सभी बच्चे पूरे टाइम तक स्कूल में उपस्थित रखें, ये भी उपस्थित रहें, ये भी उद्देश्य है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना, जैसे कि होता क्या था कि जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में सुबह सुबह आना शुरू होता था, तो फिर जब स्कूल में मिड डे मील नहीं बनता था तो बच्चे खाना खाने का टाइम, यानी कि जब इंटरवल होता था तो बहुत सारे बच्चे घर खाना खाने चले जाते थे, और वो घर खाना खाने जाते थे, फिर वो वापस ही नहीं आते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने एमडीएम योजना स्कूल में स्टार्ट की थी। विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करना, बच्चों में पास लेखन सामग्री की उपलब्धता करना, बच्चों की कमजोरी पहचाना तथा उसको दूर करना। क्वेश्चन नंबर 143 है, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो देखिए, पहला तो ग्राम प्रधान होता है, दूसरा बेसिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, इसके अलावा 3 अभिभावक होते हैं जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो बस यही याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है, और सचिव कौन होता है, इसका सचिव, सदस्य सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। इसके अलावा 3 अभिभावक होते हैं जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य होता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 144 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों को अन्य करिकुलम करवाए जाते हैं विद्यालय में, उनके क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, विद्यालय में ठहराव को कम करना, बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना तथा मानसिक रूप से जागरूक करना। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार आदि का विकास होता है। इन क्रियाओं से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार और जन सेवा, समाज सेवा आदि गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म वैसे भी आप याद रखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 146 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल फटना, चक्रवाती तूफान, सुनामी आदि। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो ये 2005 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो डाइट मेंटर कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बन करके शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रयास करने में सबसे पहले एनसीईआरटी का नाम आता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी आता है, फिर न्यूपा आता है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान, फिर इग्नू आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस भी आता है। तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और इस तरीके से ये देखिए 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। आपने सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया, जितने भी प्रश्न थे दोस्तों। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को खत्म कर लिया अपने पवन सीरीज के। राजन सीरीज के भी सारे प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपके 4th सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी आपको। तो आप जरूर जुड़िए, नोट्स भी लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और चैनल से हमारे बने रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।